मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। गुजरात कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज चौथा दिन दहाड़े कैंडल मार्च। वडोदरा में नल से आता गटर का पानी, लोग परेशान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष पर लगे आरोपों के बाद अब सियासत में उबाल आ गया है। हिंडनबर्ग की ओर से सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है और उन्होंने पूछा कि क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं, जैसे कि सेबी की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Puch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए वह टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। मित्रों, हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। Hindenburg is again at the same game.
ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर कांग्रेस द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा में दिन दहाड़े कैंडल मार्च का आयोजन चर्चा का कारण बना। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा क्रांति दिन यानी 9 अगस्त से मोरबी से न्याय यात्रा शुरू की गई है। इसका आज चौथा दिन है। फिलहाल न्याय यात्रा राजकोट में है। राजकोट के कालावर रोड पर टीआरपी गेम जोन के अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई थी। यहां पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं ने दिन दहाड़े कैंडल मार्च का आयोजन किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी, जो चर्चा का कारण बनी। इस मौके पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं होने की बात कही। गई काले तमे जोयुं ए प्रमाणे अग्निकांडना भोग बननारा पीड़ितोए बहु ज हૈયા વરાળ ઠાલવી, સરકાર સામે પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો। तिरंगा यात्रा करवाથી न्याय नहीं મળે એવું એમણે કહ્યું। એમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે અમારી જે બેસિક માંગણીઓ છે, 12 જેટલી ડિમાન્ડ હોમ મિનિસ્ટર હંસ સંઘવી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સમક્ષ રજૂ કરેલી, છતાં 12માંથી એક પણ માંગણીનો સ્વીકાર કરવા રાજ્યની સરકાર તૈયાર નથી। આ એકદમ જડતાવાળું જક્કી વલણ છે। જે ભોગ બનનાર હોય, જેણે પોતાના સંતાનોને સ્વજનો ગુમાવ્યા હોય, એના માટે કરુણાસભર વર્તન હોવું જોઈએ, સહાનુભૂતિ અને લાગણી હોવી જોઈએ। એ 1 કરોડનું વળતર માંગતા તો સરકારે સામે ચાલીને 1.5 કરોડનું વળતર આપવું જોઈએ। તાબડતોબ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની જાહેરાત કરવી જોઈએ। નોન કરપ્ટ અધિકારીઓની એસઆઈટી અથવા સીબીઆઈને તપાસ સોંપવી જોઈએ। આ તો કોઈ પણ પીડિત પરિવારની માંગણી હોય, આનો પણ સ્વીકાર નહીં કરવો એ રાજ્ય સરકારનો ઘમંડ અને અહંકાર બતાવે છે કે ભલે પીડિતો રડ્યા કરે, કગર્યા કરે, રેલીઓ કરે, રાજકોટ બંધ કરે, આંદોલન કરે, અમને કંઈ ફરક નથી પડતો। આવો કમલમ અને ગાંધીનગરમાં બેઠેલી ભાજપની સરકારનો એટીટ્યૂડ છે। રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આ એટીટ્યૂડને જોઈ રહ્યું છે। આ યોગ્ય નથી। જે ન્યાય યાત્રામાં નથી જોડાય એમના માટે પણ અમારી સ્વાભાવિક રીતે લાગણી અને સહાનુભૂતિ છે। એમને પણ આહવાન કરીએ છીએ, આવો તમે જોડાઓ। આ તમારું કોષ છે, તમારું કામ છે, તમારું લડત છે। પણ જે પીડિતો જોડાયા છે, જે પીડિતો નથી જોડાયા કે ગુજરાતના કોઈ ખૂણે બેઠા છે, બધા જ માટે અમે વિધાનસભામાં પણ બોલીશું, મીડિયામાં પણ એમનો અવાજ બુલંદ કરીશું અને સડક પર ઉતરીને એમના માટે લડીશું અને આંદોલન પણ કરીશું। ન્યાય કા હક મિલને તક ગુજરાત ન્યાય યાત્રા ચાલતી રહેશે।
गुजरात के वडोदरा शहर के अकोटा में जब दूषित पानी की समस्या लेकर लोग कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर भी परेशानियों की भरमार देखी गई। वडोदरा के अकोटा गांव में मालिक नगर है। यहां के निवासी गंदगी से परेशान हैं। यहां नल से गंदे पानी की आपूर्ति होती है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। आज इस मामले स्थानीय निवासियों ने वार्ड नंबर 12 कार्यालय पर हल्ला बोल किया, लेकिन इस दौरान ऑफिस खाली स्थिति में देखने मिला, जिससे लोगों ने रोष जताया। તમે અહીંયા જ છો? હા. તો અહીંયા પંખાડી બધું ચાલુ છે અંદર. રૂમમાં જ હમણાં ખોલ્યો છે. ચેર આપણી વખતે જ ખોલ્યો છે. અંદરના રૂમમાં પણ ચાલુ છે પંખા, લાઇટ કોઈ છે નહીં અને પંખા ચાલુ છે. એ તો પટાવાળા ભાઈનું કામ હોય મને ખબર. તો તમારું શું કામ? મારે તો જે આ કમ્પ્લેન આવે ને કમ્પ્લેન સાહેબ સુધી પહોંચાડવાની. તો આજના દિવસમાં કેટલી કમ્પ્લેન આવે? આજે સવારથી એક જ કમ્પ્લેન આવી છે. આ લોકો રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે તો કોઈ અધિકારી નથી. એ લોકો સાઈડ ઉપર ગયા છે. સમસ્યા અમારી ગટરોની છે। આ સમસ્યા 1.5 વર્ષથી છે। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમે કઈક વાર કમ્પ્લેનો કરી હશે, કઈક લેખિતમાં આપ્યા છે, કઈક વિડીયો પણ આપ્યા છે, આ લોકોનો ફોટો પણ આપ્યા, ઝેરોક્સ પણ આપી છે, કોપી પણ। આ લોકો ખાલી હિસાબ કરવાવાળાને બોલે મોકલી દે છે, એ લોકો સળિયા મારીને જતા રહે છે, પણ કોઈ ફરક પડતો નથી। અત્યારે તો હાલાત એટલા બગડી ગયા છે કે લોકોના ટોયલેટ ભરાઈ ગયા છે, લોકોના ઘરમાં ટોયલેટ નીકળે છે, બધાના લોકોના ઘરોમાં ને પીવાના પાણીમાં પણ એ ગટરનું પાણી મિક્સ થાય છે તો લોકો પીવે છે। હવે તમે જ કહો કે આ કોર્પોરેશન શું એ કરી શકે? કોર્પોરેશનને કોઈ જવાબદારી નથી નિભાવી। भाई बताइए, आज वार्ड नंबर 12 में आपको रजूआत करना है, क्या है, क्या समस्या लेके आए? समस्या हमारे एरिया की ऐसी है, अकोटा गांव में नवावास मलिक चाचा नगर करके एरिया है। वहां पे 1.5-2 महीने से ड्रेनेज का पानी बैक मारकर घरों में घुस रहा है। उसके लिए इन लोगों ने कई बार यहाँ वार्ड ऑफिस में आके, यहाँ इंजीनियर डिपार्टमेंट में कई बार कंप्लेंट की है, मगर यहाँ से कोई लोग इनकी फरियाद का निकाल नहीं कर रहे हैं। आखिर में ये लोग परसों आके मुझे कहा, रजूआत की कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनता नहीं है, तो आप हमको ये जो प्रॉब्लम है उससे मुक्ति दिलाइए और हमारे साथ चलिए। इसलिए आज हम उनकी रजूआत को लेकर यहाँ आए हुए हैं साथ में उनके, और उनका प्रश्न हमने वहां जाके स्थल पे भी देखा कि बहुत जेन्युइन प्रश्न है। पानी बैक मार के घर तो ठीक है, बाथरूम के अंदर भी पूरा वापिस आ रहा है, सब घर में और बाथरूम में पूरा बैक आ रहा है, जिसके लिए कंटामिनेशन हो रहा है। पीने का पानी जो है वो भी गंदा हो रहा है। आज समग्र गुजरात में और बड़ौदा शहर में चांदीपुरम और न जाने कौन सी बीमारियों से लोगों में दहशत फैली हुई है। ऐसे वक्त में कॉर्पोरेशन को चाहिए कि पूरे शहर और बड़ौदा को और गुजरात में अच्छे तरीके से काम करके नागरिकों को किसी कोई बीमारी की चपेट में ना आ जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। मगर ये यहाँ देखिए, हम रजूआत करने आए तो एक भी साहब नहीं है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, ना कोई सुनवाई करने वाला, ना सुनने वाला है। देखो, कोई सुनने वाला साहब नहीं है यहाँ पे। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 6 की जो वार्ड ऑफिस थी, वहां अब वार्ड नंबर 12 की ऑफिस है, लेकिन यहाँ भी बारिश में इंजीनियरिंग विभाग की छत से पानी टपकता है। अगर कॉरपोरेशन के खुद के ही ऑफिस में समस्याओं की भरमार हो तो दूसरे लोगों की समस्या वह कैसे सुलझाएंगे, उस पर अब बड़ा सवाल है। હું તો મારા વિસ્તારના નાગરિકોની સમસ્યા લઈને અહીંયા આવ્યો હતો, પણ વોર્ડ 12 માં આ છતમાંથી ટપકતું પાણી અહીંયા વોર્ડ ઓફિસમાં સમસ્યા છે, અને અહીંયા મોટા મોટા એન્જિનિયરો બેસે છે, તો એ શું આને રિપેર નથી કરી શકતા? આ જુઓ પાણી, આ જુઓ આ પાણી, આ જુઓ। હવે વોર્ડમાં જે પરિસ્થિતિ છે, એમની બિલ્ડિંગમાંથી જ પાણી અંદર ટપકી રહ્યું છે વરસાદનું, તો આ જાયન્ટ પગા લેતા એન્જિનિયરો પોતાની બિલ્ડિંગને તો સુધારે કે નહીં સુધારે? બીજાની સમસ્યાઓ પછી શું કરશે આ લોકો? गुजरात के वडोदरा में बारिश के बीच मुसीबतों से निपटने के लिए पालिका द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। गुजरात के वडोदरा के वारसिया ओल्ड नगर कास में रिसाव हो गया है, जिसका महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री और अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।
न्यू वीआईपी रोड पर कृष्ण कुंज निकट बारिश के चलते टूटी कांच की म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्थायी लोगों से जानकारी ली। વડનગરનો જે નાળું જે રાજીવનગરથી આવે છે એમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી પણ અમે આગળ કરી. અત્યારે વરસાદના કારણે એનું વહેણ ખૂબ છે. जी 25 વર્ષ જૂની આ એક સ્લેબ છે જી. એ કોલાપ્સ થયો છે. जी જે બ્રિક ઉપર એટલે કે ઈંટ ઉપર છે, આરસીસી કોલમ પર નથી. जी અમે જોઈ લીધું સ્ટ્રક્ચરલી. जी 25 વર્ષ જૂનો સ્લેબ છે એટલે કોલાપ્સ થયો છે जी અને અત્યારે સતત પાણીનો અવરોધ ચાલુ છે. जी અત્યારે અમે ટેમ્પરરી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે સેન્ડબેગ અને પથ્થર નાખી અને એને પ્રોટેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. जी સલામતીના ભાગે જે બાજુમાં મકાન છે એમને અમે વિનંતી કરી છે કે આપ ખસી જાઓ, એમને પણ જી. કોપરેશન આપ્યું છે. जी જેમ જ આ પાણીનો આવરો ઓછો થશે જી. ત્યારે તરત જ અમે ઇરિગેશનનું એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લઈને આજે જી. વિઝિટ કરાવડાવીને જેટલી જલ્દી બને એટલું આ બધું રિસ્ટોર કરવાનું. आजादी के पर्व से पहले गुजरात के वडोदरा शहर में हर साल की तरह इस साल भी विधि विधान के साथ फ्लैग कोड आधारित मार्गदर्शन अखिल भारतीय दल द्वारा दिया गया। 15 अगस्त को विभिन्न मंडल नागरिकों संस्थाओं द्वारा भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। भारतीय ध्वज लहराने का एक विशेष फ्लैग कोड है जिसमें ध्वजारोहण, ध्वज लहराने की, ध्वज को वापस उतारने की यह सारी प्रैक्टिकल जानकारी जरूरी होती है। वडोदरा के सरदार भवन में अखिल भारतीय सेवा दल द्वारा हमेशा ही राष्ट्रीय पर्व से पहले यह मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि भारत की आन बान शान तिरंगे का अपमान न हो। હંમેશા ધ્વજનો કેસરી કલર ઉપર પર રહે એવી રીતે ધ્વજ ફરકવો જોઈએ. ધ્વજની અંદર અશોક ચક્ર બંને બાજુ છપાયેલું હોવું જોઈએ. આપણે ધ્વજને પહેલી દોરી પસાર કરી લઈએ. એક દોરી આપણે ઉપરના છેડા સાથે બાંધીશું. આ રીતે બાંધીશું એટલે સરકિયા ગાંઠ કહેવામાં આવે છે. હવે જે બાજુથી આપણે દોરી તે બાજુથી ધ્વજને બાંધવાનો નથી, પણ આ રીતે જો ધ્વજ બાંધતી વખતે ધ્યાન રાખવાની બાબત કે આને વાઇટ સાથે આને આ રીતે છોડી દો. ચાલો આ જ રીતે જો ફરી એકવાર ધ્વજ વાઇટ સાથે અને આ રીતે છોડી દો. પછી બંને બાજુથી સરખી રીતે પકડી રાખો. સૌથી પહેલા અંદરની સાઈડ ઉપરની સાઈડ આ રીતે ધ્વજને 1, 2 ને 3 ભાગ કેસરી દેખાવા જોઈએ, ખાલી એક જ ભાગ ગ્રે. આ રીતે ધ્વજ બાંધતી વખતે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે જે લીલા છેડા સાથે બાંધેલું કે આપણે આ ધ્વજને બાંધવાનો છે. આ જ દોરીને આ રીતે ડબલ લઈ અને આ રીતે એક જ ગાંઠ બાંધવાની છે. આ રીતે બાંધ્યા પછી ધીરે ધીરે આપણે એને ઉપર જવા દઈશું. ધ્વજ આ રીતે બધી જ દોરી અંદરથી પસાર કરી દઈશું. અને જે ધ્વજ રક્ષક હશે એના પેજ સાથે સમાંતર આ દોરી બહાર જશે. આ રીતે ફરીથી બધી જ દોરી એકવાર પસાર કરી આને ગાઈડલાઈન કહેવામાં આવે છે. આપણે ધ્વજ ફરકાવીએ પણ ધ્વજનું માન સન્માન જાળવીએ એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. એવું જોઈએ અને એને મૂકી દેવું જોઈએ. આ રીતે ધ્વજ જે ધ્વજ રક્ષક હશે એને ડાબા હાથમાં ધ્વજ થપાવે એનું પોતાનું સાચું સ્થાન કહેવાશે. બીજી બાજુ ધ્વજ પ્રમુખ ઊભા રહેશે. સામે જે તમારી સોસાયટી હોય તો સોસાયટીના લોકો, સ્કૂલ હોય તો સ્કૂલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે દોરી ઉપર ધ્વજ પ્રમુખ ધ્વજની દોરી ખેંચ્યા પછી ઉપર કેસરી કલરનો સાથે ધ્વજ ફરતો છે તો જ ઓર્ડર આપશે સલામી આપજો. ત્યારે ધ્વજ રક્ષક સ્પીડમાં આ દોરી આ રીતે બહાર જશે અને પોતે જાતે એને સેલ્યુટ આપશે. પછી ઓર્ડર આપશે જैसे કે हमारा अखिल भारतीय सेवा दल और सरदार भवन ट्रस्ट की ओर से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि राष्ट्रगीत कैसे सही तरीके से गाया जाए. राष्ट्रगीत में भी बच्चे कई भूल करते, सिंध बोलते, सिंधु बोलना है, उत्कल बोलते हैं, उसकी जगह पे उच्छल बोलते हैं. ऐसे बंगा है, बंगा नहीं है. तो हम लोग स्कूल है, कॉलेज है,
वहाँ जाकर सबको सिखाते हैं। एनएसएस कैंप है, ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सिखाते हैं। जब भी कोई बुलाए और हमें कहे कि हमारे यहाँ सेमिनार करना है तो हम करते हैं। ऐसे हमारी जो टीम है वो वहाँ जाकर भी सिखाती है। हम लोगों ने अभी सेवासी स्कूल में, परसों लाजाराम में, MSW कॉलेज में, ऐसे कई जगह पे सिखाया है। और सभी लोगों को राष्ट्रध्वज सही तरीके से फहराना चाहिए, सही तरीके से राष्ट्रगीत गाना चाहिए और उसको मान सम्मान के साथ उसका ध्वजारोहण करना चाहिए। यही मेरी नम्र अपील है सबसे। VNM टीवी पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के NGO यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा और फ्यूजन स्टडीज फाउंडेशन के साथ संस्था की सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों का गेट टुगेदर आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे फॉर वडोदरा द्वारा शिक्षा क्षेत्र में जरूरतमंद छात्रों को सहायता के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसी के तहत 2005 में कॉलेज करने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए नीदरलैंड की संस्था के साथ यूनाइटेड फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन के साथ मिलकर यूनाइटेड वे फॉर वडोदरा द्वारा इंजीनियर, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्र में डिग्री पाने के इच्छुक छात्रों को सहायता कर रही है। 19 साल से चलने वाले इस प्रोजेक्ट में 1290 छात्रों को आर्थिक सहायता की जा चुकी है और इस बार भी 90 से ज्यादा छात्रों को सहायता दी जा रही है। इन छात्रों के लिए एक विशेष गेट टुगेदर का आयोजन वडोदरा के होटल सूर्या पैलेस में किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। यूनाइटेड ऑफ बड़ौदा द्वारा जो ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। जैसे कि
मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो स्ट्रेस रिलैक्समेंट होता है, जो जैसे स्ट्रेस होता है उसको रिलीफ कैसे करें, एंग्जाइटी होती है, जैसे डिप्रेशन में आ जाता है चाइल्ड सब बच्चे एग्ज़ाम के दौरान, तो उससे हमें कैसे रिलीव हो सके और कैसे आगे बढ़ सके और फ्यूचर में हमारा क्या गोल है। जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड में फाइनल ईयर MBBS कर रहा हूँ, तो मुझे आगे न जाके नीट PG देनी है, नीट PG के बाद मुझे अच्छी मेडिकल ब्रांच फील करनी है, तो उसमें पूरा गाइडेंस जो दिया जाता है वो यहाँ से प्रोवाइड किया गया है हमें। और इसके साथ साथ हमें जीवन में एथिकल वैल्यूज़ जो है थे, और साथ में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि हमारे लाइफ में इस वक्त के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, उनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है समाज के लिए हमारा, वो समझाया गया और बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। प्रोफेशनल स्किल के डेवलपमेंट के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को अलग अलग मार्गदर्शन दिया गया। नीदरलैंड से फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन की चेयरपर्सन लिंडा वान डेर वीजन उपस्थित रही। साथ ही यूनाइटेड वे फॉर वडोदरा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यूनाइटेड फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन का यूनाइटेड वे का प्रोग्राम है। लास्ट 19 साल से हम स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं मगर होशियार हैं, उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो मेडिकल फील्ड से लेके इंजीनियर, अकाउंटेंट सब आते हैं इंटरव्यू के लिए, और हम हर साल स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। ये साल फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन के तरफ से 3 करोड़ का कमिटमेंट किया गया है, और यूनाइटेड वे ने 1.5 करोड़ का अपने फंड में से कमिटमेंट किया है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और हमारे प्रोग्राम में 1290 स्टूडेंट्स हैं, और ये साल भी कोई हमने 80-90 स्टूडेंट सिलेक्ट किए। और तो जो बच्चे अच्छी तरह उनको जॉब मिल जाती है, वो हमको पैसे वापस करते हैं, तो वही पैसों से फिर हम दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब वर्ग से आता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज सब बच्चों को इधर बुलाते हैं और उनको अलग अलग चीज़ें ज़िंदगी की सिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भीम आर्मी भारत मिशन और समस्त बहुजन समाज द्वारा 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SSC, SC, OBC पर जो निर्णय दिया है, उसमें बहुजन समाज को अन्याय हुआ होने की बात कहते हुए बहुजन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इस मामले वडोदरा की संकल्प भूमि पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का विरोध करते हुए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान दिया गया है। 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान बहुजन समाज के आगेवानों द्वारा किया गया। उसके लिए आज हम संकल्प नगरी वडोदरा संकल्प भूमि पे आए, और आने वाले समय में पूरा वडोदरा शहर कैसे बंद रहेगा, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने मीटिंग की, उसके अंदर आया है कि भाई जितने भी बहुजन समाज के सरकारी कर्मचारी 21 तारीख को अपने काम पर ना जाए, आगे से रजा ले ले, और जितने भी सभी कर्मचारी बहुजन समाज के, वो सभी लोग एक दिन अपना सफाई काम के लिए नहीं जाएंगे। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो कोई उसी दिन कोई मॉल में खरीदी नहीं करेगा, कोई दुकान में खरीदी नहीं करेगा, कोई कापड़ की खरीदी, कोई भी जात की बड़ौदा जिले के अंदर गुजरात में कोई भी खरीदी नहीं करेगा। ऐसे बंद पड़ा जाएगा, और गुजरात के अंदर पूरा गुजरात बंद करेगी बहुजन समाज के लोग आगे आएंगे। और आने वाले समय में कोई भी ऐसा कायदा बार बार मेरे समाज पे ला देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर बार हमारे जो एक्ट है, पहले एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का काम किया था, अभी बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया। इसीलिए ये बहुजन समाज के लीडर कोई भी इसे मानने वाला नहीं, और कोई लोग भी मानने वाले नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते। आने वाले 21 तारीख में पूरा गुजरात हम बंद करेंगे। श्रावण मास के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में कई सारे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के मालसर गांव में गजानन आश्रम है, जहां महिला बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय की कैबिनेट मंत्री भानु बाबरिया दर्शन के लिए पहुंची। यहां उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद लेकर मां नर्मदा के दर्शन भी किए। सरकारे हमारा 270 करोड़ रुपया खर्चे आपे અને બહુ બે જિલ્લાની કનેક્ટિવિટી નર્મદા અને રાજપીપળા અને આ વડોદરા, આ અમારું વડોદરા જિલ્લામાં આવે, સામે નર્મદા જિલ્લો લાગી જાય, એટલે આમેનું આ જે બધું છે નર્મદા જિલ્લો, આ આપણો વડોદરા જિલ્લો।
कजर विधायक अक्षय पटेल भी नर्मदा किनारे स्थित गजानन आश्रम पहुंचे, जहां भंडारेश्वर महादेव मंदिर है, जहां उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और मां नर्मदा को फूल अर्पित किए। कजर विधायक अक्षय पटेल ने दोनों किनारों पर बह रही नर्मदा मैया की पूजा कर नर्मदा के पानी से किसी को नुकसान न पहुंचे, ऐसी प्रार्थना की। शिनोर के मालसर गांव में नर्मदा के तट पर सत्यनारायण मंदिर है, जहां सावन महीने के उपलक्ष्य में रोजाना 30,000 पार्थेश्वर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के भूदेव रोजाना 30,000 पार्थेश्वर यंत्र बना रहे हैं, जिनकी मिट्टी नर्मदा नदी से लाई जाती है। रोज शाम को महाआरती और यज्ञ कर सभी पार्थेश्वर को नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। शिवपुराणની અંદર શિવલિંગનું બહુ મહત્ત્વ છે। એમાં એ માટીના શિવલિંગ, જેને શિવ પાર્થેશ્વર ચિંતામણી કહેવાય, જે નિત્ય પ્રતિવર્ષની જેમ સત્યનારાયણ મંદિર માલસરમાં અત્યારે લગભગ 15 ભૂદેવ દ્વારા રોજના 30,000 પાર્થેશ્વર થાય છે। અગાઉ અમે ગત વર્ષે લગભગ રોજ 50 બ્રાહ્મણો થઈને 1 લાખ પાર્થેશ્વર કરતા હતા। એ જ પ્રમાણે ચાલુ વર્ષે પણ રોજના લગભગ 6 યજમાનના 1.25 લાખનું અનુષ્ઠાન છે, એટલે નિત્ય 30,000 જેવા પાર્થેશ્વર બનાવી નિત્ય નવા નવા યંત્ર દ્વારા, શિવ સ્તુતિ દ્વારા, શિવજીના જુદા જુદા સ્તોત્ર દ્વારા, સાયંકાલેનું વેદ મંત્ર દ્વારા, પુરાણ મંત્ર દ્વારા પૂજન મહાપૂજન કરીએ, મહાઆરતી કરીએ છીએ અને આજુબાજુના અનેક ભક્તો એનો લાભ લે છે અને શિવમય બની જાય છે। ભગવાન મહાદેવને એક પ્રાર્થના કે હે પરમાત્મા, આપ આ જગતનું કલ્યાણ કરો, બસ એ જ અમારી શુભ પ્રાર્થના છે। જય મહાદેવ। આ નર્મદાની માટી છે। કહેવાય છે કે નર્મદાના એક એક કંકરની અંદર શંકરનો વાસ છે, એટલે શિવ પાર્થેશ્વરનું જેટલું મહત્વ છે એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ મહત્વ નર્મદાની માટી હોય, નર્મદાના કંકર હોય, એ શંકરનું પૂજનનું બહુ મહત્વ બતાવ્યું છે। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहां सवाल नहीं पूछे जाते। गुजरात के वडोदरा में दशामा के ऊंट की आंखों से घी की धारा बहती हुई नजर आई। दशामा के व्रत इन दिनों भक्तिभाव से किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में व्रत का समापन होना है। वाघोड़िया रोड पर मनन पार्क सोसाइटी में दशामा के मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की गई है, जहां दशामा के वाहन ऊंट की दाएं आंख से घी की धारा बहती है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। वहीं माता जी के हाथ से कंकु गिरता हुआ भी देखा गया। यह खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर दर्शन के लिए पहुंच गए। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहां सवाल नहीं होते। कुछ ऐसा ही माहौल यहां देखा गया। हर साल दशामा के व्रत के दौरान इस मंदिर से ऐसी खबर सामने आती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचते हैं। 64 जोगनी मानु मंदिर છે આ ને દશામાનું મોઈન મહત્વ છે આ મંદિરે, જેથી કરીને ભાવિ ભક્તો આવે છે જેને મનોકામના પૂરી થાય છે। ને આ જે મારો 20 થી 22 વર્ષનો અનુભવ છે, જે આ દશામાની સાંજનીમાંથી જે ઘીની ધારા વહે છે એ ચાલુ 10 દિવસ પૂરતી રહે છે। गुजरात के वडोदरा शहर के हरनी समा लिंक रोड पर कॉरपोरेशन के कृत्रिम तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने की खबर सामने आई है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। विभिन्न जल संसाधनों में मगरमच्छ दिखाई पड़ना वडोदरा के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन वडोदरा के हरनी समा लिंक रोड पर कृत्रिम तालाब में भी एक मगरमच्छ देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसी कृत्रिम तालाब में कुछ ही दिनों में दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी प्रस्तावित है। ऐसे में यहाँ अप्रिय घटना का डर लोगों को सता रहा है। इस मामले स्थानीय कॉरपोरेटर को भी मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने तालाब की जांच कर कोई दुर्घटना ना घटे, ये सुनिश्चित करने के लिए योग्य कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वडोदरा शहर में दशामाનું વિસર્જન થવાનું છે, ત્યારે સમા હરણી લિંક રોડ પર આવેલ કૃત્રિમ તળાવમાં હજી તક કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સમારકામની તસદી લેવામાં નથી આવી કે કોઈપણ પ્રકારના નવા નીર નાખવામાં નથી આવ્યા। નવા નીર તો દૂરની વાત છે, પણ જોડે જોડે કોર્પોરેશનના એક કૃત્રિમ તળાવના અંદર મગરનો વસવાટ થઈ ગયો છે, એની પણ તકેદારી કોર્પોરેશન દ્વારા લેવામાં આવી નથી। ત્યારે આવનાર દિવસોમાં લોકોની દશા સુધારવા માટે આવતા મા દશામાનું વિસર્જન કઈ રીતે થશે એ મોટો પ્રશ્ન છે। ત્યારે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કૃત્રિમ તળાવની વ્યવસ્થા જે હરણી તળાવ પાસે કરવામાં આવી છે। હરણી તળાવ પાસે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે એ હરણી તળાવ પાસે
માત્ર ને માત્ર 200 થી 250 મૂર્તિઓનું વિસર્જન થાય એટલી જ જગ્યા છે અને 4 ફૂટ તકની મૂર્તિઓનું વિસર્જન થાય એવું છે. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્પોરેટર ઘોર નિંદ્રામાં છે અને એમના નિંદ્રાનો ભોગ વડોદરા શહેરના હિન્દુવાદી જનતા અને મા દશામાં જે ધૂમધામથી ઉત્સવ મનાવે છે એવા પર્યાવરણને પડવાની જે સાખી લેવામાં નહીં આવે. આવનાર 2 દિવસના અંદર જો સમાજ કૃત્રિમ તળાવની સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા કરવામાં નહીં આવે તો મા દશામાની પ્રતિમાઓને કુદરતી તળાવોના અંદર જ વિસર્જન કરવામાં આવશે અને કોર્પોરેશન કે पुलिस अधिकारी अમને रोकવાનો प्रयास करसे तो हमें अपनी सामने लड़ी लेवा माटे पण तैयार है। VNM टीवी पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के नर्मदा के केवड़िया में आदिवासी युवकों को न्याय दिलाने के कार्यक्रम से परिजनों ने किनारा कर लिया है। कुछ दिनों पहले नर्मदा जिला के केवड़िया में आदिवासी म्यूजियम में 2 आदिवासी युवकों को बेरहमी से पीटा गया था, जिनकी मौत हो गई थी। इस मामले विधायक चैतर वसावा ने 13 अगस्त को दोनों युवकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का ऐलान किया। એ યુવાનોને જે રીતે મારવામાં આવ્યા એ જોઈને ખરેખર એટલી બેરહેમીથી આદિવાસી યુવાનો પર અત્યાચારો થયા છે, ત્યારે આ 13 તારીખે આજના મંચ પરથી તમને આહવાન કરું છું, કેવડિયાવાળા એકલા નથી, એમની સાથે ડેડિયાપાડાના લોકો પણ છે। 13 તારીખે આખું કેવડિયા અમે ભરી દઈશું, તૈયાર છો બધા? પોલીસના મિત્રોને પણ કેમ છો? ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ આપણા સમાજના છે, એમને પણ હું આજના મંચ પરથી કેમ છું, તે દિવસે કેવડિયા જતા વચ્ચે નાકા આવશે ને તો તમે જાણો ને તમારું કામ જાણે।
लेकिन इस कार्यक्रम में जुड़ने से दोनों मृतकों के पिता सना तड़वी और गजेंद्र तड़वी ने किनारा कर लिया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। सवा महीना सुधी अमारी घरनी बहार निकळा तेम नथी ने आ रेलीનું આયોજન રાખેલું છે એમાં અમે જવા તૈયાર નથી ને જે કંઈક રેલીમાં થશે એ અમે જવાબદાર નથી ને અમે અમારા પરિવાર ઘરે જ અમે જેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હોય એને અમારા ઘરે આવી શકે અને દરવાજા 24 કલાક ખુલ્લા રહેશે। આ કેવડિયા કોલોનીમાં પ્રોગ્રામ રાખેલો છે એમાં અમારા પરિવાર કોઈ સામેલ નથી। એમાં જાનહાનિ કે કોઈ બી કંઈ થાય એમાં અમારી કોઈ જવાબદારી નથી। वडोदरा पुलिस द्वारा 16 अगस्त से पहले की आगमन यात्राओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद गणेश मंडल असमंजस में पड़ गए हैं। गणेश उत्सव का पर्व नजदीक है और ऐसे में वडोदरा के गणपति मंडलों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। गणपति जी की आगमन यात्रा की प्लानिंग भी हो चुकी है। इसी बीच गणपति मंडल के सदस्यों को वडोदरा पुलिस कमिश्नर द्वारा मीटिंग के लिए बुलवाया गया। 15 अगस्त तक आजादी पर्व के चलते सुरक्षा व्यवस्था में कमी के चलते आगमन यात्राओं को 16 अगस्त के बाद आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गणेश मंडल के सदस्य आगमन यात्रा के लिए डीजे से लेकर सारी बुकिंग हो गई होने की वजह से आगमन यात्रा की तारीख बदलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। गतरोज पोलीस कमिशनर साहेब द्वारा एक मीटिंगનું આયોજન કરવાની અંદર હતું પ્રતાપનગર હેડક્વાર્ટર ખાતે। ખૂબ જ સુંદર રીતે ગણેશોત્સવ ને ખૂબ જ સુંદર મૂર્તિઓ આ વર્ષે સંસ્કારી નગરી વડોદરાની અંદર જ્યારે બની ગઈ છે ત્યારે આગમન યાત્રા કે જે ખૂબ મહત્વની થઈ ગઈ છે કેમ કે વિસર્જનની અંદર લોકો એકત્ર નથી થઈ શકતા, જેને કારણે આગમન યાત્રાની અંદર ખૂબ સુંદર આયોજન વડોદરા શહેરના ગણેશ મંડળો દ્વારા કરવાની અંદર આવે છે। ગતરોજની મીટિંગની અંદર ઘણા બધા નીતિ નિયમો એમને જણાવ્યા અને ખૂબ સુંદર રીતે કમિશનર સાહેબે રજૂઆત કરીને દરેક ગણેશ મંડળ સમજી શકે એ રીતે એમને વાત કરી। કદાચ આટલી સારી રીતે વાત આજ દિન સુધી કોઈ પણ પોલીસ કમિશનર સાહેબે મંડળોની સાથે નથી કરી, એ સત્ય હકીકત છે। સાથે એક નિર્ણય જે એમને કીધું કે અમે હાલ પૂરતી તમામ આગમન યાત્રાઓને સ્થગિત કરીએ છીએ, એને લઈને ખૂબ મોટી અસમંજસ ઊભી થઈ છે। ગતરોજ જે કમિશનર સાહેબે કીધું કે ભાઈ આગમન યાત્રાઓ અત્યારે સ્થગિત કરવામાં આવે છે ને અમે તમને તારીખ જણાવીએ છીએ, પણ એની પહેલા તમારી એક ટીમ વડોદરા ગણેશોત્સવ સમિતિ તરફથી આખા વડોદરા શહેરની આગેવાની લઈને આવે, અમારી સાથે વાત કરે અને વાત કરીને એનું શું નિરાકરણ આપણે લાવી શકીએ સારી રીતે એનો આપણે નિર્ણય લઈએ। એ માટે સીપી સાહેબે આજનો અમને સમય આપ્યો છે, અમે એમને રજૂઆત કરવા જવાના છે અને આનો સુખદ અંત આવે એવા અમારા પૂરેપૂરા પ્રયાસો છે। અમારી એક જ છે વસ્તુ કે ભાઈ આપ સર્વે જે તારીખો ડિક્લેર થઈ ગઈ છે તારીખની અંદર ચેન્જીસ ન કરશો, અમારી એવી રજૂઆત છે। પોલીસ કમિશનર સાહેબ દ્વારા આ વખતે પૂરતો સ્ટાફ ન હોવાને કારણે આગલા દિવસોની અંદર આગામી દિવસોમાં તિરંગા રેલી શ્રાવણ માસ ચાલવાને કારણે એમની પાસે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત નથી એવું અમને જણાવવાની અંદર ગતરોજની મીટિંગમાં આવેલું હતું। પણ અમે રજૂઆત કરવાના છે કે વડોદરા શહેરના તમામ ગણેશ મંડળો ખૂબ સુંદર આયોજન અને હિન્દુ ધર્મના એક સૌથી મોટા પ્રચારક તરીકેની જ્યારે ભૂમિકા ભજવતા હોય તો એમને તમારો પૂરતો સાથ સહકાર આપો। गुजरात के सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। इसी बीच लगातार कांवड़ यात्रा के भी आयोजन हो रहे हैं। सरदार सरोवर नर्मदा डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नर्मदा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से लगातार पानी की इनकम बढ़ रही है, जिसे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। सीजन में पहली बार 5 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले कई गांव को अलर्ट कर दिया गया है। यात्रा धाम चांदोद में भी नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीजन में पहली बार नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बहती हुई देखने को मिली। चांदोद का प्रसिद्ध मल्हार राव घाट आधा खाली होने की वजह से नर्मदा नदी फिलहाल भयावह स्तर से काफी दूर है, लेकिन सुरक्षा भाग रूप यहाँ पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं।
दोनों किनारों पर बह रही नर्मदा का जल लेकर कांवड़ यात्री लगातार वडोदरा पहुंच रहे हैं। समा इलाके से पिछले 10 सालों से पंचनाथ कांवड़ यात्री मल्हार राव घाट पर नर्मदा का जल लेने के लिए पहुंचते हैं। आज सुबह उन्होंने पंचनाथ महादेव मंदिर का जलाभिषेक कर धन्यता का अनुभव किया, जिसमें 200 से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। हमें पंचनाथ महादेव कांवड़ यात्रा समा विस्तार वडोदरा थी पाछला 9 वर्षों करता आया है અને આ 10મું વર્ષ છે અને બધા શિવ ભક્તો જે સાથે જોડાય છે એમના સાથ સહકારથી આ કાર્યક્રમ પાછલા 9 વર્ષોથી અને આ 10મું વર્ષ છે થતું આવ્યું છે અને આ વર્ષે અતિ ભવ્ય કાર્યક્રમ થનાર છે અને બધા જ વડોદરા વિસ્તારના ડભોઈ વિસ્તારના બધા જ કાઉન્સિલરો બધા શિવ ભક્તો આ કાવડ યાત્રામાં જોડાયા છે। એના લીધે અમારી પંચનાથ કાવડ યાત્રા સમિતિ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। गुजरात के सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। इसी बीच लगातार कांवड़ यात्रा के भी आयोजन हो रहे हैं। सरदार सरोवर नर्मदा डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नर्मदा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से लगातार पानी की इनकम बढ़ रही है, जिसे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। सीजन में पहली बार 5 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले कई गांव को अलर्ट कर दिया गया है। यात्रा धाम चांदोद में भी नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीजन में पहली बार नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बहती हुई देखने को मिली। चांदोद का प्रसिद्ध मल्हार राव घाट आधा खाली होने की वजह से नर्मदा नदी फिलहाल भयावह स्तर से काफी दूर है, लेकिन सुरक्षा भाग रूप यहाँ पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। दोनों किनारों पर बह रही नर्मदा का जल लेकर कांवड़ यात्री लगातार वडोदरा पहुंच रहे हैं। समा इलाके से पिछले 10 सालों से पंचनाथ कांवड़ यात्री मल्हार राव घाट पर नर्मदा का जल लेने के लिए पहुंचते हैं। आज सुबह उन्होंने पंचनाथ महादेव मंदिर का जलाभिषेक कर धन्यता का अनुभव किया, जिसमें 200 से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। हमें पंचनाथ महादेव कावड़ यात्रा समा विस्तार वडोदरा थी पाछला 9 वर्षों करता आया है અને આ 10મું વર્ષ છે અને બધા શિવ ભક્તો જે સાથે જોડાય છે એમના સાથ સહકારથી આ કાર્યક્રમ પાછલા 9 વર્ષોથી અને આ 10મું વર્ષ છે થતું આવ્યું છે અને આ વર્ષે અતિ ભવ્ય કાર્યક્રમ થનાર છે અને બધા જ વડોદરા વિસ્તારના ડભોઈ વિસ્તારના બધા જ કાઉન્સિલરો બધા શિવ ભક્તો આ કાવડ યાત્રામાં જોડાયા છે। એના લીધે हमारी पंचनाथ कावड़ यात्रा समिति खूब खूब आभार माने छे। श्रावण महीने के दूसरे दिन सोमवार के मौके पर गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सोमनाथ दादा के दरबार पहुंचे। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ महादेव मंदिर स्थित है, जिसमें करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था है। श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को यहाँ सुबह 4 बजे से ही भाविक भक्त उमड़ पड़े। हमीर जी सर्कल से मंदिर परिसर तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। आज सोमवार के उपलक्ष्य में सोमनाथ महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया गया और साथ ही पूजा अर्चना और अभिषेक भी किए गए। इस मौके पर गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर कड़े प्रहार भी किए। जो न्याय यात्रा तो 3 दिवसथी हमने चालू करी छे। मारी दृष्टिए ने बधानी दृष्टिए न्याय यात्रा ए फक्त कांग्रेसे पोतानी राजकीय हयाती बताववा माटे पोतानुं अस्तित्व बताववा माटे आ यात्रा काढी छे। जे मुद्दो लीधो छे ए मुद्दा जे होय ए मोरबीनो होय, राजकोटनो होय, वडोदरानो होय के सूरतनो होय, अमारी गुजरातनी भारतीय जनता पक्षनी भूपेन्द्रभाई पटेलना नेतृत्ववाળી सरकारे जे शक्य छे तमाम पगला लीधा छे। असरग्रस्तोने के बधाने जे थाय बधी मदद करी छे। कायदा मुजब जे कार्यवाही करवानी थाय ए कड़क में कड़क रीते करी छे अने नामदार हाईकोर्ट द्वारा पण
જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું, જે સૂચના સરકારને આપવામાં આવી એ પ્રમાણે સરકારે બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરી અને જે લોકો આરોપીઓ છે, જે લોકોના કારણે આ બધા અકસ્માતો થયા, જે લોકો આમાં સંડોવાયેલા છે, એવા તમામ સામે સરકાર કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે. એટલે કોઈ ન્યાયયાત્રા નીકળે કે ના નીકળે, કોઈ માગણી કરે કે ના કરે, સરકારની અમારી ફરજ છે કે અસરગ્રસ્તોને જેમને તકલીફ પડી છે એવા તમામને મદદરૂપ થવું જોઈએ અને જેમણે ખોટું કર્યું છે એ બધા સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. એ બધી કાર્યવાહી કરી છે અને ચાલી રહી છે, એ ગુજરાतनी जनता જોઈ रही है। गुजरात के भावनगर में कमरों के अभाव में शिक्षा स्थिति खस्ता हाल देखने मिल रही है। ऐसे में यहाँ के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। गुजरात का शिक्षा विभाग शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च करता है, लेकिन गुजरात के स्कूलों का खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल में साफ साफ दिख रहा है। भावनगर में सीहोर तालुका है, जहां के काटोडिया प्राथमिक स्कूल के छात्र कमरों के अभाव में खुले में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। काटोडिया की प्राथमिक स्कूल में क्लासरूम भी खस्ता हाल हो गए हैं, जिससे यहाँ के छात्र जान को खतरे में डालकर शिक्षा पाने के लिए मजबूर हैं। सुविधा के अभाव में छात्रों को 2 अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। वैसे 2021 में इस स्कूल में कमरे तो मंजूर करवा दिए गए थे, लेकिन सिर्फ कागजों पर। अनुमति मिलने के बाद निर्माण की कोई पहल यहाँ नहीं हो रही है। ऐसे में यहाँ के छात्र या तो बारिश के मौसम में खुले में या फिर बगल के मंदिर में पढ़ने के लिए विवश हैं। भावनगर जिले में ऐसे कई प्राथमिक स्कूल हैं जो सुविधा के अभाव में स्कूल के खुले मैदान में चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार है कि इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के केवड़िया में मारपीट के मामले में 2 युवकों की मौत के बाद आदिवासी नेता छोटू वसावा ने भाजपा पर कड़े प्रहार किए। केवड़ियानो बनाव जे विश्व आदिवासी दिवसना दिवसे जे बनाव बन्यो छे એને હું વખોડું છું, એટલા માટે કે આજ દિન સુધી એનો જે છોકરાઓ મરી ગયા છે, જેમને માર નાખ્યા છે, એ કેવી રીતના મર્યા છે એનો એફઆઈઆર સુદ્ધા હજુ સુધી લખાતો નથી. તો મારે એમ કેવું છે કે તમે આવા પ્રોજેક્ટ નાખીને આદિવાસીને રોજીરોટી આપવાના બહાને એમનો જાન લેવા સુધી આવી ગયા છે. આવું તો દરેક જગ્યાએ થાય છે, પરંતુ આ જે બનાવ બન્યો છે, જે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ વડાપ્રધાન ભારતના છે એમના નામથી, ત્યારે આદિવાસી કેવડિયાના આદિવાસી આજુબાજુ વસતા બધા લોકોને આવી રીતના તમે ચોર સમજીને એને મારી નાખવાની વાત કરો તો એ વ્યાજબી થોડું છે. મારે એમ કેવું છે, એ છોકરાઓ ત્યાં આગળ જોવા માટે આવ્યા કે ચોરી કરવા માટે આવ્યા, ને માનો કે ચોરી કરવા આવ્યા તો આ પરિસ્થિતિ ત્યાં કેમ પેદા થઈ કે આજુબાજુના લોકો ભૂખે મરે અને ત્યાં વસ્તુ ઉઠાવવા માટે ચોરી કરવાની ફરજ પડે? એના માટે જિમ્મેવાર બી સરકાર જ છે ને. આ કોન્ટ્રાક્ટરને મજૂરોને તમે આરોપી બનાવો તો કરતા હરતા જે સત્તામંડળ બનાવ્યું છે આ કેવડિયાની અંદર, એના કરતા હરતાને આરોપી બનાવો ને તમે. શા માટે નથી બનાવતા? જિમ્મેવાર તો એ લોકો છે, જમીનો તો એ લોકોએ ખોંચી લીધી છે ને. વિકાસ થવાને બદલે આવો વિનાશ થાય, આવા લોકોને તમે ચોરીના બાના હેઠળ મારી નંખાવો, કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? આજ દિન સુધી એનો એફઆઈઆર નહીં થાય તો જિમ્મેવાર કોણ છે? મારે એમ કહેવું, પોલીસ ખાતું ત્યાં શા માટે મૂક્યું? એનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આ તો તમે આ લોકોનું રક્ષણ કરીને એને સહકાર આપો છો કે ભાઈ આ છોકરો ચોરી કરવા આવ્યો છે કે આ માણસ ચોરી કરવા આવ્યો છે, એને મારી નાખવા સુધી જાઓ તો કોણે પાવર તમને આપી દીધો છે? મારે કે જેટલા બી લોકો ઇલીગલ પાવર આપીને આવા જે બાંધકામો કરે છે એને આરોપી બનાવી દેવાની જરૂર છે. બાકી કોન્ટ્રાક્ટર તો તમે એને આપે, કામ આપે એટલે તો કરવા આવવાનો છે, પણ એટલા જ જવાબદાર આ લોકો છે કે જે આ પ્રોજેક્ટ બનાવીને આવી રીતના આ લોકોને મારી નખાવે, એવા માણસ ખરેખર આરોપી અહીંયા આગળ બનવા જોઈએ. આ બિલકુલ આ પ્રોજેક્ટ આદિવાસીઓના વિકાસ માટે નહીં પણ એનો વિનાશ કરવા માટે બનાવેલા પ્રોજેક્ટ છે, એ સાબિત થાય છે અહીંયા આગળ. આની સલામતી નથી. આટલા જ છોકરા નથી, ઘણા માણસોને એ લોકો મારવાના છે.
અને જમીન વગરના બનાવી દે તો કોણ જીવવાનું છે? રોજી રોટીથી થોડા જીવી શકવાના છે. એને રોજનું ખાવાનું જોઈશે, મજૂરી પૂરી નહીં આપે. તમારે આ કોન્ટ્રાક્ટરો ત્યાં આગળ ચાલે છે કેવડિયાની અંદર સત્તા મંડળમાં, એવા 16 કે 17 કોન્ટ્રાક્ટરો છે. 2 જણ પાસે લાયસન્સ છે, બાકીના કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે તમે ચોરી કરાવો છો મજૂરીમાંથી. આવા પ્રોજેક્ટ થોડા ચાલે આદિવાસી એરિયાની અંદર. મારે એમ કે લોકોને ભૂખે મારી નાખવા, અરાજકતા ફેલાવવા માટે. જો કોઈ જિમ્મેવાર હોય તો આ ભાજપ સરકાર જ છે. આવી સરકારોનું ગઠન કરતા પહેલા, આવા પ્રોજેક્ટ નાખતા પહેલા ગામ સભાઓ બનાવીને એની મંજૂરી લેવી જોઈએ. આ તો તલાટીને સરપંચને ખરીદીને તમે આવી રીતના પ્રોજેક્ટ નાખી દો. કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? લોકો તો જાણતા નથી, ગામડાના લોકો, કે કેવી રીતના બનવાનો છે, શું થવાનું છે. એવી રીતના છે અત્યારે જે અસરગ્રસ્ત જે છોકરાઓના મા બાપ, આજે એમની પાસેથી તમે જે ઇન્ટરવ્યૂ લીધું દબાણ કરીને, એ છોકરાઓ તો મરી ગયા છે. આવું દબાણ કરીને લોકો કાલે ભેગા થવાના છે અને રાજકીય ઓપ નહીં આપે. એટલા માટે તમે ખોટા સ્ટેટમેન્ટ લેવડાવો તો તમને શરમ લાગવી જોઈએ ને એને ન્યાય આપવો જોઈએ. એના બદલે તમે દબાવીને આવી રીતના ઇન્ટરવ્યૂ લો એ લોકોનો, તો કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? ને તમારી જેવા કાફર બીજા કોણ લોકો હોય કે આવી રીતના જે અસરગ્રસ્ત હોય, એના મા બાપ દુઃખમાં હોય અને આવું ધમકી આપીને તમે સ્ટેટમેન્ટ લો, એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? આવા નક્કામાં લોકોને ઓળખી લેવાની જરૂર છે. એ કોઈ આપણા હામી નથી, આપણા દુશ્મન લોકો જ છે. આવી સરકારો બનવી બી નહીં જોઈએ, હું તમને કહું, નહીં તો હજારો યુવાનો આવી રીતના લોકો મારી નાખશે. गुजरात के वडोदरा के सनखेड़ा गांव में बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन हो रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। गुजरात के वडोदरा जिला के रतनपुर निकट ओरसंग नदी पर बने ब्रिज के आसपास बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन हो रहा है। मिट्टी खनन की बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर सरपंच मोतीभाई रोहित सैकड़ों लोगों के साथ जिला कलेक्टर बीजल शाह को शिकायत करने पहुंचे। સંખેડા તાલુકાના જે મેવાસ વિસ્તાર કહેવાય, એ ગામડોના લગભગ 1000 જેવા માણસો આગળ કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે. અમારી રજૂઆત એ છે કે અમારે સંખેડા તાલુકો અને ડભોઈ જે છે એને જોડતો, છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લાને જોડતો ઓરસંગ બ્રિજ આવેલો છે અને એ બ્રિજની આજુબાજુ રેતી ખનન માફિયાઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં રેતીનું ખનન કરી રહ્યા છે. અમારા જાબાસ સરપંચ જેઓ વારંવાર ઉપલા અધિકારીઓને રજૂઆત કરે છે, પરંતુ એ અધિકારીઓ કોઈ કાર્યવાહી કરતા નથી. અને એના માટે અમે અમારા સરપંચને સાથ સહકાર આપવા માટે અને અમારે જે ભવિષ્યમાં અમારા ઉપર જે સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થશે એ સમસ્યાના નિરાકરણ વહેલી તકે આવે એની રજૂઆત કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવેલા છે. અને આ વહેલી તકે જો આ અટકાવવામાં નહીં આવે તો આ બ્રિજ પડી જવાની સંભાવના રહેલી છે. માટે બ્રિજની આજુબાજુ 1 થી 1.5 કિલોમીટર ઉપર નીચે આ ખોદકામ છે તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે એવી અમારી તમામની માગણી છે. કલેક્ટર સાહેબે અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે એની પર કાર્યવાહી કરીશું. રતનપુર ને ડભોઈને સંખેડા ને ડભોઈને જોડતો બ્રિજ આવેલો છે, એની બાજુમાં ઘણો એવું ખોદકામ 2 નંબરમાં અધિકારીઓ કરાવી રહ્યા છે ખનિજ ખાતાનો. એના માટે મેં આજે રજૂઆત કરવા હતા. જો ભવિષ્યમાં રેતી ખનનનું બંધ નહીં થાય તો ભવિષ્યમાં બ્રિજ પડી જશે, એના માટે મેં આજે આવ્યા હતા. गुजरात के वडोदरा में स्पेशल बच्चों के सहयोग से बनाई गई राखी का एग्जीबिशन शैशव स्कूल में किया गया। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर शैशव स्कूल कार्यरत है, जहां आधार डिपार्टमेंट में विशेष बच्चों को शामिल कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का एक खास प्रयास किया गया है। इन बच्चों द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में खूबसूरत राखियां बनाई गई हैं, जिसका शोकेस शैशव स्कूल में आयोजित किया गया, जिसे देखने शी टीम और महिला पुलिस विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और इन छात्रों की हौसला अफजाई की।
as we come together to celebrate and support our special children, let us remember the incredible strength, joy and potentials they bring into our lives. Every child is unique and deserving of love, understanding and opportunity to thrive. By fostering an inclusive and supportive environment, we can help each child to reach their full potentials and contribute their special gifts to our world. Let's come together as a community to create a value in each child's life. Your support, kindness and advocacy make a meaningful difference in their life. Now let us talk about आधार डिपार्टमेंट. तुमने जैसे मैं आधार डिपार्टमेंट के बारे में बात करती हूँ, सैशव स्कूल में ये डिपार्टमेंट है. जैसे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आधार तीनों एक ही जगह पे है. उसको हम इंक्लूसिविटी भी कह सकते हैं. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम उनको देते हैं. हमारे बच्चे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई जो हमारे बच्चों के साथ आके काम करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं. आधार के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो हर एक बच्चे की नीड पे हम लोग काम करते हैं. उनको इंडिविजुअल प्लान बना के उनकी हर एक नीड को पूरी करते हैं. 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. गुजरात के सूरत में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का 1200 फीट का बड़ा सा राष्ट्र ध्वज आकर्षण का केंद्र बना. हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जितने स्टेज बनाए गए और जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में अलग अलग संस्था के लोग और नागरिक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. इस मौके पर समूचा माहौल तिरंगे रंग में रंगा हुआ नजर आया. सूरत, आप सबकी आंखों से जो सलामी मिल रही है हमारे ध्वज को, वो आवाज से भी मिल जाए. आपका साउंड रुकना नहीं चाहिए. गुजरात के अरवली जिले में भी 78वें स्वतंत्रता पर्व को लेकर तिरंगा यात्रा के आयोजन हो रहे हैं. मोडासा में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका महालक्ष्मी टाउन हॉल में मोडासा विधायक और राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार, सांसद शोभना बारैया समेत के पदाधिकारी ने प्रस्थान करवाया. हाथों में तिरंगे के साथ निकली तिरंगा यात्रा मोडासा के विभिन्न इलाकों में घूमी, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए. गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका के चलाला में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें धारी के विधायक JV काकड़िया समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अग्रणी के साथ साथ छात्र और नागरिक भी शामिल हुए. आज चलाला खाते हरीबा महिला कॉलेजनी दीकरीओए अपना आदरणीय माननीय वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेबनी सूचना मुजब तिरंगा यात्राનું ભવ્ય આયોજન ચલાલા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દીકરીઓએ તિરંગા લઈને ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમના નારા સાથે તિરંગા યાત્રા યોજી હતી. અને દીકરીઓની અંદર ખૂબ દેશ પ્રેમ અને દેશ પ્રત્યે ખૂબ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. અને સમગ્ર હરીબા મહિલા કોલેજના સ્ટાફગણ અને સર્વે મહેમાનો પણ આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. 78वां आज़ादी दिवस मनाने के लिए देश तैयार हो रहा है. गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज़ादी पर्व का उत्साह अभी से देखने मिल रहा है. 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में अभी से ही तिरंगी रोशनी कर दी गई है. वडोदरा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर खूबसूरत रोशनी दिखाई पड़ रही है, जिसमें काला घोड़ा सर्कल, लाल कोट, शहीद भगत सिंह चौक समेत की ऐतिहासिक इमारतों पर खूबसूरत तिरंगे रंग की रोशनी देखने मिल रही है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी है. आज वडोदरा शहर में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया है और ऐसे में वडोदरा शहर को तिरंगे रंग में रंग दिया गया है. आज़ादी पर्व से पहले आज़ादी की भावना लोगों में जगाने के लिए खूबसूरत सजावट और रोशनी इन दिनों वडोदरा में देखने मिल रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को अभी तक सफलता नहीं मिली है। हर बार स्वच्छता अभियान के नाम पर सफाई होती है, लेकिन फिर मामला वहीं के वहीं दिखाई पड़ता है। 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाने जा रहा है और ऐसे में फिर एक बार सफाई अभियान की शुरुआत हुई है। इसी के तहत गुजरात के विसनगर में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने स्वच्छता अभियान का प्रारंभ कराया, जिसमें स्थानीय नेताओं की प्रतिमाओं को साफ किया गया। विसनगर शहर के 3 टावर पर महात्मा गांधी, रमणीकलाल पटेल, कर्मवीर सांकटचंद पटेल, शिवाभाई प्रभुदास, वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पानी से धोकर स्वच्छ किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी स्वच्छता के प्रणेता महात्मा गांधी की प्रतिमा को पानी से स्वच्छ कर सभी को स्वच्छता रखने का संदेश दिया। बरसात की बारिश के मौसम में पानी जनित बीमारियों से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पाउडर का छिड़काव कर लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश की गई। 78मो આપણો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ છે અને 78 વર્ષના જ્યારે વાણાવાઈ ગયા હોય ત્યારે પ્રજામાં પણ અવેરનેસ માટે અને ખાસ કરી સ્વચ્છતાનું અભિયાન આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જે સમગ્ર દેશભરમાં આદર્યું છે અને મુખ્ય વિષય મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ સ્વચ્છતાના ખૂબ આગ્રહી હતા અને સ્વચ્છતા એ સીધી આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલું છે। આ પ્રસંગ નિમિત્તે જેટલા પણ મહાનુભાવો આપણી યાદોમાં જીવંત છે કે જેમને આપણા ભારતના ઇતિહાસમાં મહત્ત્વના યોગદાન આપ્યા છે, સ્થાનિક વિસ્તારના યોગદાનમાં જેમના મહત્ત્વના પ્રદાનો છે, એવા તમામ મહાનુભાવોના સ્ટેચ્યુ આપણે મૂક્યા હોય તો એની સફાઈ નિયમિત થવી જોઈએ। એના ભાગ સ્વરૂપે તમામે તમામ મહાનુભાવોના સ્ટેચ્યુને સાફ કરવાનું, જ્યાં ગંદકી વધારે હોય ત્યાંથી એ ગંદકી પણ ઉપાડી લેવી અને અત્યારે વરસાદનો સિઝન અને માહોલ છે અને વરસાદના કારણે જ્યાં પાણી ભરાતું હોય ત્યાં પાણીજન્ય રોગો આપણને થતા જોવા મળે છે। એની સીધી અસર આરોગ્ય ઉપર પડે છે અને સામાન્ય વ્યક્તિના જીવન પર પણ પડતી હોય છે। તો આઉટ ઓફ પોકેટ એક્સપેન્સ પણ ઘટે અને સાથે અવેરનેસનો એક વ્યાપ વધે, એના માટેનું ખૂબ મોટો અભિયાનની આકલ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે પણ કરી છે। पवित्र सावन माह का आज चौथा सोमवार है, जिसके चलते देश भर के शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। शिव के सावन में भक्तगण महादेव की पूजा अर्चना में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी भोले के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन है। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली और भक्तगण पूजन और अभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। प्रतिवर्ष यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन श्रावण महीने के उपलक्ष्य में किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हो रहे हैं। श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार अष्टमुखी अद्वितीय प्रतिमा विश्व विख्यात, ऐसी प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं, जहाँ पर बाहर से सुदूर से यहाँ तक कि विदेशों तक दर्शनार्थी पधार रहे हैं। और एवं भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रातः काल की बेला से लेकर के कतारबद्ध होकर के जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र एवं पुष्पमाला अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। काफी दर्शनार्थी कावड़ के लेकर के पधार रहे हैं और कावड़ का जल भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारा देश समृद्ध हो, सुखी हो और हरियाली समृद्ध हो। गुजरात में आज श्रावण महीने का दूसरा सोमवार है। श्रावण के सोमवार के उपलक्ष्य में गुजरात के शिव मंदिर भी भाविक भक्तों की भीड़ से उमड़ पड़े। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों ने लंबी लंबी कतारें लगा दी। भक्तों ने यहां मौजूद रहकर आरती और दर्शन का लाभ लिया।
अब तक के समाचार, देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM टीवी।